हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए बायोलॉजी के लेसन 1 जैव प्रक्रम के अतलग उत्तरी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। और दोस्तों, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सभी बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, पाचन तथा पोषण में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा और पेपर में अच्छा स्कोर करिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है पाचन, तो पाचन की परिभाषा आपके लिए लिखी हुई यहाँ पर है, भोजन को शरीर में प्रयुक्त होने योग्य दशा में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और इसके बाद में है पोषण। पोषण के लिए लिखा हुआ है कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से लेकर उसे शरीर की कोशिकाओं में आत्मसात होने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। आत्मसात का मतलब हुआ कि भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेना, ठीक है, ग्रहण कर लेते हैं तो उस क्रिया कहते हैं हम लोग पोषण। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे पाचन और पोषण में अंतर, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, दांत कितने प्रकार के होते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम याद करिएगा, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसके बाद देखिए नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा। यहाँ पर रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन का नाम लिखिए जिसका संश्लेषण यकृत में होता है। तो आपको यहाँ बताना है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन उपयोगी होती है, किस प्रोटीन का उपयोग करते हैं। तो यह होती है कौन सी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। आगे क्या कहा गया है कि यह रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप लोग इन दोनों के नाम याद करिएगा, ठीक है, दोनों के नाम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन। अगर आपसे पूछा है कि ये प्रोटीन कहाँ पर होती है तो यकृत में, ठीक है, यकृत में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आपसे कह रहा है, नंबर 4, जीव किस प्रकार के स्वादों को ग्रहण करती है। तो देखिए आपको यहाँ पर पता लगेगा कि जीव का अग्रभाग मीठा, ठीक है, जीव में 4 भाग होते हैं, अग्रभाग मीठा होगा, अग्र पार्श्व नमकीन, पार्श्व भाग खट्टा और पश्च भाग कड़वा स्वाद ग्रहण करता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि जीभ में 4 प्रकार के स्वाद हमें महसूस करते हैं हम लोग, अग्रभाग में मीठा और अग्र पार्श्व में नमकीन, पार्श्व में खट्टा और पश्च पार्श्व में क्या होता है, कड़वा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 5, किन्हीं 2 प्रकार के लाल ग्रंथियों के नाम लिखिए। आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं, आप तीनों जोड़ियों के नाम याद करिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं। तो 3 जोड़ी होती हैं। अब बात करेंगे कौन कौन सी होती हैं, तो अधोजीवा, अधोहनु और कर्णमूल, ठीक है, तीनों ग्रंथियाँ आपकी लिखी हुई हैं, अधोजीवा, अधोहनु और कर्णमूल ग्रंथियाँ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कभी कभी आ जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, तो टाइलिन। आप लोग इसे याद करिएगा और इसका काम क्या होता है, एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर पढ़िएगा। 6 नंबर को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, स्वपोषित जीवधारियों में पोषण पर टिप्पणी लिखिए कि जो स्वपोषित जीवधारी होते हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए स्व माने होता है अपना, अब पोषी माने पोषण करने वाले, मतलब वे जीवधारी जो अपने लिए भोजन स्वयं तैयार करते हैं। बात को समझिए कि वे जीवधारी होते हैं जो अपने लिए भोजन स्वयं तैयार करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे जीवधारी जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी या उत्पादक कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा लिखी हुई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे। अब दोस्तों हरे पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं इसे भी यहाँ पर डिटेल से देख लीजिएगा। तो देखिए हरे पौधे पर्णहरिम और प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप सभी ने देखा होगा पौधे होते हैं, ठीक है, जितने पौधे पेड़ होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, पत्ते हरे होते हैं, पत्तों में क्या होता है, पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल, ठीक है दोस्तों, याद करिएगा नाम, क्लोरोफिल होता है।
क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति होती है। और क्या होता है कि अपने जड़ से जल को ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद क्या बनता है, भोजन बना लेते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब आप बताइए, देखिए पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, और किसके लिए, हम लोगों के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो आप एक बात याद कर लीजिए यहाँ पर कि क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करते हैं पौधे, अपने पत्तों में उनके क्लोरोफिल होता है और जड़ से पानी को लेते हैं और वायुमंडल से वायु को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और अपना भोजन तैयार कर लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। तो वही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो आपको यहाँ पर परिभाषा मिल गई है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद कर सकते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। 7 में देखिए क्या पूछा गया है, प्राणियों की श्वसन सतह में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर 1 में लिखा हुआ है श्वसन सतह का धरातल या क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। दूसरा है श्वसन सतह पतली और नम होनी चाहिए। और तीसरा है श्वसन सतह जो है पर रक्त केशिकाओं का जाल फैला होना चाहिए। तो ये 3 जो है विशेषताएं यहाँ पर होनी चाहिए, तीनों लिखी हुई हैं और ये 2009-2012 में आ चुका है और भी कई बार आ चुका है। यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि थोड़ी गाइड पुरानी थी, लेकिन अभी भी जो है आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग यहाँ पर बने रहिएगा वीडियो में और इस क्वेश्चन को भी और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हैं इन सभी को फटाफट से रिवीजन करिएगा, देखिएगा और अपने एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी करके पेपर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें हम लोग लिखा हुआ है श्वासोच्छ्वास का अर्थ बताइए, ठीक है। श्वासोच्छ्वास का अर्थ बताइए और समझाइए। तो यहाँ पर समझिएगा, आप सभी को पता होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, ठीक है। हम लोग वायु को ग्रहण करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु में दूसरी मतलब ऑक्सीजन को तो लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ कभी कभी कई और गैसें मिक्स होकर भी हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं, फेफड़ों में चली जाती हैं। तो क्या होता है कि वे जो अशुद्ध वायु होती है उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि वायुमंडल से फेफड़ों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। मतलब शुद्ध वायु को ग्रहण कर लेते हैं हम लोग, अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसके बाद में क्या है देखिएगा, फेफड़ों में वायु ग्रहण करना क्या कहता है, निःश्वसन। तो आप इसे भी याद करिएगा कि जब हम लोग फेफड़ों से वायु को ग्रहण करते हैं, मतलब क्या है, वायुमंडल से वायु को खींचते हैं फेफड़ों के द्वारा, तो उसे कहते हैं निःश्वसन। और जब हम लोग अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं उच्छ्वसन। तो आप यहाँ पर इसे याद कर लीजिएगा कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, इसके साथ साथ निःश्वसन और उच्छ्वसन क्या होता है, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये हमें नहीं पढ़ा था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो सब कुछ आपकी गाइड या आपके किताब से ही आता है, ठीक है, सिर्फ आपने पढ़ा नहीं होता है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा क्या चीज़ क्या होता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है नंबर 9। नंबर 9 में क्या है कि नाक में बालों के पाए जाने से क्या लाभ होता है। कुछ लोग कहते हैं ये तो बेफालतू में होते हैं, लेकिन नहीं, इनसे कुछ लाभ होता है, तभी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है, नासा मार्ग लोमाव श्लेष्मिका। तो आप याद रखिए श्लेष्मिका जो है से स्तरित होता है, ठीक है। श्लेष्मिका जो इसमें एक पदार्थ टाइप का होता है वो होता है जिससे इससे धूलकण, रोगाणु, जीवाणु आदि नासा गुहा में छनकर वहीं रह जाते हैं, फेफड़ों में नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब आप लोग धूल में जाइएगा तो धूल से जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके नाक के अंदर जो है धूल जमा हो जाएगी। तो इसीलिए जमा हो जाती है क्योंकि नाक में बाल होते हैं, अगर बाल ना हो तो धूल वो आपके फेफड़ों तक चली जाएगी, जिससे कि आपको अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, अनेक प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं। इसीलिए नाक में बाल होते हैं, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई श्लेष्मिका होता है, ठीक है। नाक में कौन सा क्या पाया जाता है, तो श्लेष्मिका नाम का एक जो होता है पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग नंबर 10 में। 10 में क्या लिखा हुआ है, मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन तंत्र के वायुनाल के दोनों भागों के नाम लिखिए। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि वायुनाल वक्ष गुहा वक्ष भाग में पहुंचकर श्वसनिया या व्रानकाय में बंटकर अपनी अपनी ओर फेफड़ों में प्रवेश करके पुनः शाखित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा, वायुनाल जो है वो आगे जाती है, आगे जाने के बाद अपने अपने भागों में बढ़ जाती है, किसमें पहुंचकर श्वसनिया या व्रानकाय, ठीक है। 2 प्रकार बढ़ती है, श्वसनीय बढ़ती है और व्रानकाय बढ़ती है। और इसकी भी कई प्रकार की जड़ों टाइप की होती हैं, जड़ें टाइप की फैल जाती हैं ये, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। आगे हम अगर देखें नंबर 11 में क्या कह रहा है, तो नंबर 11 को अच्छी तरीके से पढ़ें। तो यहाँ पर लिखा है कि अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, अंतरनासिका पट, और इसका क्या कार्य है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अंतरनासिका पट नासा छिद्रों एवं नासा मार्ग के मध्य स्थित होता है, नासा छिद्रों और नासा मार्ग के मध्य में स्थित होता है। इसका कार्य नाक को सहारा देना,
वायु प्रवाह का नियमन करना, नाक की म्यूकस झिल्ली को सहारा देना होता है। तो इसका काम भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कहाँ पर स्थित होता है, नासा छिद्र और नासा मार्ग के मध्य में स्थित होता है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे है, पित्तरस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पित्तरस क्या है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसका उत्तर आपको दे रखा है, पित्तरस पीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। तो आप पहले पॉइंट को याद करिएगा, पित्तरस पीले हरे रंग का होता है, क्षारीय होता है। कभी कभी आता है पित्तरस होता है और आपको 4 विकल्प भी आते हैं, उसमें लिखा होता है अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, उदासीन, इस प्रकार से होते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा कि पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगला पॉइंट क्या है, यकृत में बनकर पित्ताशय में एकत्र होता है। कभी कभी होता है कि पित्तरस कहाँ बनता है, तो कुछ बच्चे गलती करते हैं, लिख देते हैं पित्ताशय में बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। पित्तरस बनता है यकृत में, लेकिन इकट्ठा कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। तो आप इस पॉइंट को याद करिएगा अच्छी तरीके से कि पित्तरस यकृत में बनता है और पित्ताशय में एकत्र होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पित्तरस लुगदी को पतला करके कायल बनाता है। ये पित्तरस का काम हो गया, ठीक है। लुगदी को पतला करता है, कायल बनाता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। ये दोनों इसके पॉइंट कौन से हैं, इनके कार्य लिखा है। ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, तीसरा कार्य, और जिससे वसा का पाचन सुगमता से हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके कार्य भी आपको दे रखे हैं। पहला कार्य क्या था कि ये भोजन पित्तरस जो है ये क्या करता है, ये लुगदी को कायल में बदल देता है, ठीक है, कायल में बदलता है। दूसरा है वसा का इमल्सीकरण करता है और तीसरा क्या है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्षारीय कैसे बनाता है, क्योंकि पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय जिसमें मिलेगा उसे क्षारीय कर देगा, ठीक है। तो पित्तरस क्षारीय होता है, इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर को पढ़िएगा। पहले क्या लिखा है, टाइलिन एवं पेप्सिन का श्रावण तथा इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। मैं भी आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि टाइलिन एंजाइम जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। तो आप सभी को पता होगा, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। मैं भी आपको बता चुका था कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। टाइलिन का काम यहाँ पर पूछा गया है, तो यह स्टार्च को शर्करा में बदलता है। याद कर लीजिए इस पॉइंट को कि टाइलिन जो होता है वो लार में उपस्थित होता है, टाइलिन एंजाइम, और यह इसका काम क्या होता है, तो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अब अगर बात की जाए पेप्सिन की, तो पेप्सिन क्या होता है, ये आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित प्रोटीन पाचक विकर है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे पाचक विकर लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इतना याद कर लीजिएगा कि आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित जो होता है, क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, एंजाइम, उसे कहते हैं पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है, आमाशय की जठर ग्रंथियों से, और इसका काम क्या होता है, यह प्रोटीओजेज तथा पेप्टो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यह प्रोटीन को, ठीक है, यह प्रोटीन को प्रोटीओजेज और पेप्टोन में बदल देता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद करिएगा। और देखेंगे हम लोग इसके बाद नंबर 14 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पर, वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में पूर्ण होता है, उस पाचक रस का नाम लिखिए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपके पार्ट 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यात्री उत्तरी के वो सभी सॉल्व हो जाएं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का आता है, तो आपके 2 नंबर तो पक्के यहाँ पर से हो जाएंगे। आप लोग वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे मैं आपको सब डिस्कस करके यहाँ पर एक एक करके बताऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर आपसे कहा गया था कि वसा का पाचन अंतर आहार नाल के किस भाग में पूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो ये आप देख लें कि वसा का पाचन जो है वो आमाशय, ग्रहणी और क्षुद्रांत में होता है, ठीक है। आमाशय, ग्रहणी और क्षुद्रांत में होता है। और इसका अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था कि उस पाचक रस का नाम लिखिए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। तो इसका भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, देखिए फिर से एक बार देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाचन क्रिया लाइपेज एंजाइम के कारण होती है, इसका कारण यहाँ पर दे रखा है। और फिर आगे लिखा हुआ है पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि उस पाचक रस का नाम लिखिए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। तो इसका नाम क्या होगा, पित्त रस। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपके लिए 2 नंबर का आता है और ऑप्शन में भी आ जाता है। तो आप लोग इसीलिए एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर करिएगा। और यहाँ पर आपको पता लग गया है कि वसा के पाचन में सहायक कौन सा होता है, रस होता है पित्त रस। अब आगे देखिए 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर को देखिएगा, क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं। कई बच्चे समझते नहीं यहाँ पर बात
को समझ नहीं पाते हैं क्रमाकुंचन क्या होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया, स्पष्ट कीजिए। और 2011 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद भी आया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि ये गाइड मेरे पास थी जो पुरानी थी, इसमें भी दोबारा भी आ चुका यहाँ पर है। तो क्रमाकुंचन होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग भोजन को निगल लेते हैं, ठीक है, भोजन को निगल लेते हैं और फिर से खाते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार धीरे धीरे भोजन आगे बढ़ता रहता है, इसी क्रिया कहते हैं क्रमाकुंचन, ठीक है। धीरे धीरे भोजन अपने आप आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ते बढ़ते छोटी आंत में आता है, फिर बड़ी आंत में आता है, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो यही बात यहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है, आहार नाल में पेशियों के संकुचन और शिथिलन के कारण उत्पन्न तरंग गति को क्रमाकुंचन कहते हैं। ये विज्ञान की भाषा में लिखी हुई है, मैंने आपको ऐसे बता दिया है कि भोजन को हम निगलते हैं, फिर से खाते हैं, आगे खाते हैं तो आगे भोजन अपने आप बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं क्रमाकुंचन। और यहाँ पर क्या रखा है, आहार नाल में, इससे भोजन आगे खिसकता है। तो आप बात को समझ गए होंगे, भोजन आगे बढ़ता रहता है। आगे हम देखेंगे नंबर 16 को, अंतःकोशिकीय पाचन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अंतःकोशिकीय पाचन। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो लिखा हुआ है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ और बहुकोशिकीय स्पंजों में भोज्य पदार्थ सीधे ही कोशाद्रव्य में पहुंचकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका में भोजन के पाचन को अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। कि ऐसे जीवधारी होते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय स्पंजों में, यहाँ पर आपको देखा है प्रोटोजोआ और स्पंज होते हैं, ठीक है। आपको बता दूं मैं एक चीज़ कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो है मतलब जैसे छोटी आंत बड़ी आंत आहार नाल वगैरह नहीं होती है, उनके सारे पॉइंट एक ही जगह पर स्थित होते हैं। तो उसी टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, खाद्य रिक्तिका में भोजन के पाचन को, सीधे खाद्य रिक्तिका होती है और वहीं पर भोजन का पाचन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन हम लोग यहाँ पर कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, हाइपॉक्सिया किस कारण होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं। श्वसन चक्र एवं श्वसन दर पर ऊंचाई के प्रभाव का वर्णन कीजिए। मतलब ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी में भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहाड़ की ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जब हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है, पहली बात। आगे लिखा है पहाड़ पर O2 की कमी होती है। अब आपको पता है ऑक्सीजन तो हमें यहाँ पर धरती पर मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर कम होती चली जाएगी। शरीर में O2 की कमी से हाइपॉक्सिया हो जाता है। अब आप बात को समझ गए होंगे कि जब भी हम पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ पर वायुदाब कम होगा, ऑक्सीजन कम होगी, तो जिसके कारण हमें कौन सा रोग होगा, हाइपॉक्सिया रोग हो जाएगा। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें सांस फूलने लगता है, श्वास दर बढ़ जाती है, मतलब सांस बहुत जल्दी ले आने लगती है। और देखिए थकावट, शिथिलता, सिर दर्द, उल्टी का आभास होने लगता है। तो इस प्रकार से ये कमी से इसके आपको लक्षण बताए गए हैं कि ये लक्षण होने लगते हैं। आगे लिखा हुआ है अधिक समय तक ऊंचाई पर रहने के कारण शरीर वातावरण में दशानुकूलित हो जाता है। रक्त में आरबीसी की संख्या, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कुछ और भी परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। आरबीसी की संख्या बढ़ती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर लिखा हुआ है श्वसन सतह की पारगम्यता तथा कोशिकाओं की O2 ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और व्यक्ति की श्वास दर सामान्य हो जाती है। मतलब जब आप ज़्यादा दिन तक कहीं पर रहेंगे तो आपका माहौल वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। वहाँ का जैसा माहौल होगा वैसा ही माहौल होगा और धीरे धीरे बिल्कुल जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हाइपॉक्सिया रोग जो होता है किस कारण होता है, ठीक है, किस कारण होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर कि जिस प्रकार से जब हम लोग कहाँ जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन कमी होती है और वायुदाब अधिक होता है, जिस कारण से जो है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमें हाइपॉक्सिया रोग हो जाता है। और जिसके लक्षण क्या होते हैं, सांस फूलने लगती है और क्या है, सांस बहुत जल्दी जल्दी आने लगती है, ठीक है। थकावट महसूस होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है। और जब कोई व्यक्ति वहाँ पर बहुत दिनों तक रहता है तो जो है बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है नंबर 18 में, हीमोग्लोबिन व ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या अंतर है। रक्त का रंग किस तत्व के कारण लाल होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का रंग किस कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि रक्त का रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अब पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो आप बात को समझ गए होंगे कि हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन युक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन मुक्त कर देता है और हीमोग्लोबिन बदल जाता है।
तो बिल्कुल सिंपल है कि हीमोग्लोबिन पहले ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में जाता है तो पुनः टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। तो आप यहाँ पर बात को समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 19 नंबर पर। दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपके 2 नंबर पक्के होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एटीपी और एडीपी में क्या अंतर होता है। एडीपी और एटीपी में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पर नंबर 1 में देखें एटीपी, यहाँ रिबोज शर्करा एडेनिन तथा 3PO4 अणुओं से बनता है। और इसमें एडीपी को देखें तो यहाँ रिबोज शर्करा एडिनोसिन और 2PO4 अणुओं से बनता है, पहली बात। दूसरा है यह ऊर्जा मुक्त करके एडीपी में बदल जाता है और यह ऊर्जा ग्रहण करके एटीपी में बदलता है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है, एटीपी इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में संचित होती है, उसमें ऊर्जा कम मात्रा में संचित होती है। तीनों इंपॉर्टेंट है। अंतर जरूर आपका आता है एक, ठीक है। एक अंतर आपका 2 नंबर का आता है। तो जितने भी अंतर है मैं आपको सब एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एक वीडियो में सभी जितने अंतर होंगे सभी इंपॉर्टेंट अंतर मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो इसमें से भी आप जो है अंतरों को यहाँ पर याद कर लीजिएगा। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर में, बुक लंग्स क्या है, ये किन जंतुओं में पाए जाते हैं, इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा बुक लंग्स क्या होते हैं। बुक लंग्स कुछ स्थलीय आर्थ्रोपोडा जैसे बिच्छू, मकड़ी आदि में पाए जाने वाला मुख्य श्वसन अंग होता है। तो आप याद करिएगा बुक लंग्स क्या होता है, श्वसन अंग। और किस में पाया जाता है, ये बिच्छू और मकड़ी में पाया जाता है। ये किन जंतुओं में पाए जाते हैं, तो आपको इससे पता लग गया है कि ये किसके पाए जाते हैं, बिच्छू और मकड़ी में। और होता क्या है, ये होता क्या है, श्वसन अंग होते हैं, ठीक है। इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। गैस विनिमय का कार्य करते हैं, मतलब गैसों के आदान प्रदान, गैस को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, मतलब वही काम होता है जो काम फेफड़ों का होता है, ठीक है। मतलब फेफड़े क्या करते हैं, शुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं, अशुद्ध वायु को त्याग देते हैं। तो उसी प्रकार से इनका भी काम होता है, गैस विनिमय का काम होता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले आपके लिए हैं। देखिए 21 नंबर को, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु बनते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ग्लूकोज यहाँ पर लिया गया C6H12O6, इसमें 6 अणु लिए गए ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और इसमें 38 अणु एटीपी के बन गए। बात को समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोशिका में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। लिखा हुआ है कोशिका में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन कहते हैं और इसमें 38 एटीपी के अणु बनते हैं। ये आपके लिए समीकरण लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट समीकरण है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी इसी में संतुलित समीकरण पूछ लेता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका समीकरण भी संतुलित हो जाएगा। देखिए 22 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 13, 15, 16 और इसके आगे भी जो है आ चुका है, क्योंकि ये गाइड जो है मैं आपको बता चुका हूँ, पुरानी गाइड थी, तो आगे भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं आपके लिए इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपके यहाँ पर 2 नंबर पक्के हो जाएं, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लें तो। 22 नंबर को देखेंगे, श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को परिभाषित कीजिए। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और शेष बहुत सी मतलब अन्य गैसों को बाहर निकालने क्रिया को श्वसन कहते हैं, लेकिन श्वसन की परिभाषा ये नहीं होगी। वैज्ञानिक परिभाषा की अगर बात करें तो क्या होगी, कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। याद करिएगा एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, श्वसन क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम्स पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होकर एटीपी में संचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बात था। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर, मानव नर के एक घन मिमी रुधिर में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका क्या कार्य है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि नर के एक घन मिमी, तो इसका मतलब हुआ कि एक घन मिमी रक्त में औसतन 54 लाख आरबीसी होती हैं। 54 लाख, आप इसे नाम याद करिएगा, 54 लाख कितनी होती है, 54 लाख। इनका व्यास कितना होता है, 8 माइक्रोन इसका व्यास होता है। और लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं O2 द्वारा वहन करती हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये O2 द्वारा वहन करती हैं, मतलब O2 को ले जाती हैं, ठीक है, दाएं बाएं। तो आप यहाँ पर बात को समझ के होंगे। यहाँ पर 54 लाख लाल रुधिराणु कणिकाएं होती हैं, किसमें, पुरुष में। आगे देखेंगे यहाँ पर, रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये भी है। एंटीजन कहाँ होते हैं, आरबीसी में,
और एंटीबॉडी कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में। तो आप इस प्रश्न को याद करिएगा कि एंटीजन की अगर बात की जाएगी तो आरबीसी में होते हैं और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। 26 नंबर को पढ़िएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, या रुधिर परिवहन से आप क्या समझते हैं। आपने नाम तो सुना होगा परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन का मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना। तो आप लोग परिवहन का मतलब तो समझ गए हैं कि क्या होता है, कि बस होती है, बस में लिखा होता है उत्तर प्रदेश परिवहन। तो परिवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना, ठीक है, ढोना, किसी चीज़ को एक से उठा के एक जगह से और दूसरी जगह तक ले जाना। तो यहाँ पर वही काम होगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना रक्त परिवहन कहलाता है। तो आप बात को समझ गए कि रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाइएगा तो उसे कहेंगे रक्त परिवहन कहेंगे, ठीक है। आगे क्या रखा था, यह कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, खुला और बंद। तो आप याद कर लीजिएगा यहाँ पर 14, 15, 13, 17, देखिए इतनी बार आ चुका है और आपके पेपर में भी आने के चांस बनते हैं यहाँ पर। तो आप लोग इसे याद करिएगा, रक्त परिवहन तंत्र 2 प्रकार का होता है, खुला और बंद। अब आगे देखिएगा, आगे वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है दोबारा, कि परिवहन या संवहन से आप क्या समझते हैं। परिवहन तो आप लोग जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को ले जाना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो शरीर में भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि को आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। तो बात को समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अब देखिए कुछ टिप्पणियाँ आ जाती हैं कभी कभी, टिप्पणी या कार्य। तो यहाँ पर देखिए कार्य देखें, इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं वही, ठीक है। तो रंध्र पहला रखा है कि रंध्र का कार्य क्या होता है। रंध्र द्वारा O2 CO2 को आदान प्रदान होता है। जलवाष्प के रूप में जल वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र के द्वारा। अगला क्या है, वात रंध्र। वात रंध्र का मतलब क्या होता है, वात रंध्र के द्वारा जल जलवाष्प के रूप में वाष्पित होती है। इससे काष्ठीय पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आप याद करिएगा, वात रंध्र अगर कहाँ होते हैं तो पौधों में होता है इसका। अब जल रंध्रों की बात की जाए, जल रंध्रों द्वारा शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है, ठीक है, शाकीय पौधों में। इसमें कोशारस के रूप में तरल बाहर निकलता है। अगला है रक्षक कोशिकाएं, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण करती हैं रक्षक कोशिकाएं। तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए। अगला देखिए क्या है, पत्तियों के कार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे 10 में आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। पत्तियों के 4 मुख्य कार्य बताइए। तो पहला कार्य क्या है, पत्तियां भोजन प्रकार, क्या लिखा है, पत्तियां भोजन संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्तियों के द्वारा ही होता है। तो पहला क्या है, संश्लेषण का कार्य करते हैं। दूसरा क्या है, पत्तियों के रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही है, गैसों का आदान प्रदान भी होता है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं कहाँ से, लेते हैं, पेड़ों से, तो इसका मतलब सही है। तीसरा है, पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, ये भी सही है। चौथा है, कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संग्रह करती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अजूबा और गीगवार। क्या है, कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संग्रह करती हैं, मतलब पत्तियां होती हैं भोजन को इकट्ठा करती हैं, तो ये भी सही है। और पांचवा कार्य है कि पत्तियां रूपांतरित होकर सुरक्षा, आरोहण, कीट भक्षण, कायिक जरण आदि को कार्य भी करती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 5 कार्य थे, आप इनमें से कोई 4 कार्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी पूछेगा तो 4 कार्य पूछता है, 5 नहीं पूछता है, ठीक है। तो 5 इसलिए लिखें कि आपको जो 4 सरल लगे वो आप याद करें और पेपर में कुछ अच्छा स्कोर करके दिखाएं। देखिए नंबर 30 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या नंबर 30, पौध घर में से पौधों को क्यारियों में रूपांतरण सायंकाल में करना लाभप्रद होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या है कि पौध घर में पौधों को क्यारियों में स्थानांतरण सायंकाल में करना लाभप्रद होता है, कारण। तो यहाँ पर समझिए कारण क्या है। पौधों के वायवीय भागों से बाष्पोत्सर्जन द्वारा जलहानि होती है। दिन के समय तापमान अधिक होने के कारण बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। सायंकाल तापमान कम होने के कारण रंध्रों के बंद हो जाने के बाद बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। पौध घर में नवोद्भिद पौधों को सायंकाल स्थानांतरित करने से पौधों को अनुकूल का समय मिल जाता है, इसलिए पौध को सायंकाल में ही लगाना चाहिए। तो बात को समझ गए होंगे, पौधे को दोपहर में नहीं लगाना चाहिए। कभी भी अगर आप कहीं पर पौधा लगाएं तो शाम को लगाएं, क्योंकि उससे रात में ठंडक मिलती है। मतलब दिन में क्या होता है, धूप निकलेगी, धूप में पौधा मुरझा जाएगा। तो कभी भी अगर आपको एक स्थान से पौधे को हटाना हो, दूसरे स्थान पर लगाना हो, तो उसके लिए कौन सा उचित समय रहेगा, शाम का समय उचित रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस समय बाष्पोत्सर्जन की दर जो होगी वो कम होगी। आगे देखेंगे हम लोग 31 नंबर को, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में हम लोग आ चुके हैं। 31 को देखेंगे, लिखा है द्वार मतलब गाइड, केशिकाएँ का वर्णन कीजिए।
द्वार कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। 2015 में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा इसे एक बार। द्वार कोशिकाएं रंध्र को चारों ओर से घेर रखती हैं। द्वार कोशिकाएं सहायक या अधिचर्म कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। द्वार कोशिकाएं रंध्र के खुलने बंद होने की क्रिया पर नियंत्रण रखती हैं। द्वार कोशिकाओं के भीतरी भित्ति स्थूलित और बाह्य भित्ति पतली होती है। द्वार कोशिकाओं में हरे तबक पाए जाते हैं। आगे देखिएगा 32 नंबर क्या है, जलीय पौधों में रंध्र किस तरह सतह पर पाए जाते हैं और क्यों। तो इसे भी सिर्फ पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट था, वो हो चुका है आपका। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जलीय पौधों में रंध्र अनुपस्थित और या अक्रिय होते हैं। पलवन करते हुए जलीय पौधों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं क्योंकि निचली सतह जल के संपर्क में रहती है। और आप देखिए इसके बाद आपके लास्ट क्वेश्चन लिखे हुए यहाँ पर है नंबर 33 में, पौधों के किस भाग में भोजन संग्रह होता है। देखिए शकरकंद, तो इसकी लिखा हुआ है अपस्थानिक कंदित जड़ें भोजन का संचय करते हैं। शकरकंद की जड़ें। प्याज की अगर बात करें तो प्याज के शकलकंद में मांसल शकलकंद पत्र भोजन संचय करता है। कौन? मांसल शकल पत्र। नागफनी में तना भोजन संचय के कारण मांसल चपटा या बेलना का हो जाता है। यह रूपांतरित पर्णकाय स्तंभ होता है। और मक्का लिखा हुआ है, इसके बीजों के भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पर 33 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे लेसन 1 के जैव प्रक्रम के बगैर मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। इसमें दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा क्योंकि दोस्तों आपके बिल्कुल 2 नंबर पक्के होने चाहिए। और अगर आप जो हैं कल कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।